हमारे चैनल सिविल बेसिक्स 21 में आप सभी का स्वागत है। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको संक्षेप में इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले स्ट्रेस, जिसको कि हम स्मॉल पी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रेस के लिए कई सिंबल यूज किए जा सकते हैं। सिग्मा भी यूज किया जा सकता है, टॉ भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल पी को स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। ये प्रतिबल हिंदी में होता है। स्ट्रेस बराबर होता है पर यूनिट एरिया लगने वाला बल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल कार्य करता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो इसे फोर्स अपॉन एरिया से निकाला जा सकता है। तो स्ट्रेस बराबर पी अपॉन ए, एक सिंपल फार्मूला है। स्मॉल पी स्ट्रेस बराबर पी फोर्स, यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल पी, और एरिया ए जिस पर कि ये बल कार्य कर रहा है। और ये बल फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है। अब इसमें स्ट्रेस के अलग अलग टर्म्स स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेस होती है, दूसरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। तो जैसे ये कोई छड़ है, इस छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके दोनों सिरों पर एक बल P लगा दिया गया, ये तनाव बल है। इसके कारण इससे मेंबर की, इस छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। तो ये हमारा तनाव बल जो है तनन प्रतिबल उत्पन्न करेगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करेगा। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस किस क्षेत्रफल पर कार्य कर रही है? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कार्य कर रही है। और ये जो बल की डायरेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बल। तो यहाँ पर ये टेंसाइल स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाती है। तो ये P अपॉन ए से ज्ञात की जाती है। इस केस में देखिए, ये भी एक छड़ है, इस छड़ के दोनों सिरों पर जो ये P बल लगे हुए हैं, ये हमारे कंप्रेसिव फोर्स हैं। इसकी लंबाई, इन कंप्रेसिव फोर्स के कारण इस छड़ की लंबाई में कमी आएगी। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न करेंगे, यानी संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करेंगे। तो संपीड़न प्रतिबल का मान भी हमारा P अपॉन ए, दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बस केवल अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी, अगर टेंसाइल फोर्स है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। इसके बाद दूसरी होती है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। ये हमारा दो प्लेटें थीं, दोनों प्लेटों को एक रिवेट के द्वारा जोड़ा गया था। ये इसकी जुड़ी हुई अवस्था को नहीं दर्शा रहा, ये टूटी हुई अवस्था को दर्शा रहा है। इस प्लेट पर एक बल लगा दिया गया, इस प्लेट पर एक बल लगा दिया गया, खिंचाव बल। ये दोनों प्लेटें अपनी तरफ को अगर खिंच जाएंगी तो ये रिवेट जो है टूट करके दो टुकड़ों में बट जाता है। तो रिवेट जो है, आधा रिवेट जो है हमारा इस तरफ चला जाएगा और आधा रिवेट इस तरफ चला जाएगा। इस तरह से रिवेट, इसका फेल्योर का प्लेन कौन सा हुआ, यानी किस तल पर ये रिवेट टूटा है। तो रिवेट का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, इसके पैरेलल डायरेक्शन में, यार इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फोर्स कार्य कर रहा है। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन पर विशेष ध्यान दीजिए। फोर्स किस दिशा में कार्य कर रहा है, वो भी किसकी, जो तल टूटने वाली तल है, जिस तल पर कोई भी मेंबर टूट कर अलग होता है, फेल्योर प्लेन होता है, उस प्लेन के टेंजेंशियल फोर्स है या उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स है। तो जो हमारे ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थे, इसमें तो उस प्लेन के नॉर्मल होता था, फोर्स परपेंडिकुलर होता था, और इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा हो, इस एरिया ए पर, यानी रिवेट के क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो इस शेप में होगा। रिवेट सर्कुलर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा। इसके ऊपर जो ये फोर्स P कार्य करेगा, तो इसी फोर्स के कारण इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होंगे, और यही स्ट्रेस जो है हमारे शियर स्ट्रेस कहलाते हैं। तो कैंची के द्वारा लगाया गया बल भी हमारा शियर स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो भी कटने वाली सरफेस के स्पर्शी दिशा में बल लगाता है। इसलिए तो जब भी बल हमारा टूटने वाली सतह के स्पर्शी दिशा में हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, तब वो शियर स्ट्रेस कहलाता है। और शियर स्ट्रेस के लिए सिंबल हमने Q का प्रयोग किया है। इसके दूसरे सिंबल भी हो सकते हैं, टॉ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हम क्यू का ही प्रयोग करके शियर स्ट्रेस क्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला हमारा वही है। इस एरिया पर जो है शियर फोर्स लग रहा है ये P, तो P अपॉन ए फोर्स पर यूनिट एरिया, P अपॉन ए से ही ये इसकी वैल्यू भी ज्ञात होती है। अब इसके बाद स्ट्रेन दूसरा आता है, स्ट्रेस और फिर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, अब इस ये भी 3 तरह की है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में अभी हमने एक छड़ के बारे में बताया था कि छड़ पर अगर हमारा ये प्रतिबल कार्य कर रहा है, यानी फोर्स लगाया गया है टेंसाइल फोर्स, तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए इसकी इनिशियल लेंथ हमारी स्मॉल एल थी और बाद में इसकी डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हो गई, तो जो स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अनुदैर्घ्य विकृति है, इसका मान होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये इसका जो रेशियो है, यानी लंबाई में जितनी वृद्धि होगी ये और इसकी प्रारंभिक लंबाई जो इनिशियल लेंथ है, इसका रेशियो ही हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए जनरल फार्मूला है कि E इक्वल टू, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, और ये डेल्टा एल अपॉन एल से रिप्रेजेंट के फार्मूले से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई। ये ड्यू टू टेंसाइल फोर्स हो या कंप्रेशन, अगर इसमें फोर्स कंप्रेशन होता तो इसमें डेल्टा एल लंबाई इसकी बढ़ती नहीं बल्कि डेल्टा एल लंबाई में कमी आ जाती। तो शियर स्ट्रेन इसके बाद दूसरा हम देखते हैं। शियर स्ट्रेन में क्या होता है, फोर्स हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। एक ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका एक फेस फलक दिखाई दे रहा है, ABCD ये फलक है। इसके ऊपरी सरफेस पर अगर एक कोई फोर्स लगाया गया है, इस फोर्स के कारण इसकी ये फलक जो है आगे को झुक मुड़ जाती है, D बिंदु D डैश पर पहुंच जाता है, C बिंदु C डैश पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारी वर्टिकल आर्म थी BC, ये झुक करके BC डैश पोजीशन में पहुंच जाती है। तो इसमें जितना झुकाव होता है ये फाई, इसी को हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ से देखें ये एक अगर हम इसका ये ट्रायंगल पर विचार करें, ये फाई एंगल है, ये वर्टिकल लाइन है, ये CC डैश ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम tan फाई बराबर निकालें यहाँ पर, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार ये होता है भुजा, तो ये CC डैश बटे BC, ये दोनों भुजाओं का ये रेशियो है। CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा रेशियो हो गया दोनों का, ये tan फाई बराबर हो गया। अब tan फाई बराबर फाई होता है किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल। अगर एंगल हमारे छोटे हों तो इसके लिए tan फाई का मान फाई के बराबर लिखा जाता है, इसलिए फाई बराबर CC डैश बटे CB, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है यही हमारा फाई यानी शियर स्ट्रेन के बराबर होगा। तो शियर स्ट्रेन का एक ये फार्मूला हो गया, फाई बराबर CC डैश बटे, यानी फाई शियर स्ट्रेन होती है और इसको निकाला कैसे जाता है, इन दोनों भुजाओं का रेशियो निकाल करके फाई की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। इसके बाद है वॉल्यूम स्ट्रेन। इसे वॉल्यूम स्ट्रेन भी हम कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात करने के लिए इसको EB सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये EB सिंबल होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर किसी भी ठोस बॉडी को की सरफेस पर कोई नॉर्मल स्ट्रेस लगा दी जाए, कोई प्रतिबल लगा दिया जाए, खिंचाव बल लगा दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक दूसरा केस लें, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसे अगर हम पानी के अंदर डुबो दें तो उसके ऊपर एक संपीड़न प्रकार का संपीड़न दाब जो है चारों ओर से कार्य करने लगता है। उस दाब के कारण गुब्बारे के आयतन में कमी आ जाती है। तो वही जो आयतन में कमी आई है बटे उसका प्रारंभिक आयतन, इसी अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो ये EB बराबर डेल्टा B अपॉन V के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे तीनों स्ट्रेन हो गई। अब इसके बाद देखिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बराबर है विद इन इलास्टिक लिमिट। इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या तो ऐसे लिखिए या कहिए कि विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात विद इन इलास्टिक लिमिट जो है, यानी फोर्स अगर हमारे इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाए गए हों तब इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। अब इसी फार्मूले का, इसी कांस्टेंट का
या हुक्स लॉ का प्रयोग करते हुए तीनों के लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, शियर स्ट्रेन के लिए और यह है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, इन दोनों तीनों के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में ये हमारा जो कांस्टेंट है इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, इसे हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो ये तो कांस्टेंट की जगह पर हो गया और कांस्टेंट बराबर किसके होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को जो है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को स्मॉल ई से। तो पी अपॉन ई बराबर कैपिटल ई के बराबर हो गया। एक तो ये फार्मूला बन गया। दूसरा हमारा शियर के केस में है, इसमें जो कांस्टेंट है वो कैपिटल जी के बराबर लिया जाता है, यानी ये जो अनुपात होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इसको कैपिटल जी, और इसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस हमारी क्यू हमने मानी थी और शियर स्ट्रेन फाई मानी है। इनके फार्मूले हम ऊपर बता चुके हैं। तीसरा हमारा वॉल्यूमेट्रिक के लिए है। वॉल्यूमेट्रिक में अगर किसी भी बॉडी के सरफेस पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारी पी कार कर रही है और उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई बी है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो जो है ये के कांस्टेंट के बराबर होता है और ये के कांस्टेंट हमारा इस केस में बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो ये हमारा के हमारा बल्क मॉडुलस हो गया, जी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ये शियर के लिए है, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए है यंग्स मॉडुलस। तो इस तरह से ये तीन कांस्टेंट हैं। अब इन तीन कांस्टेंट के बाद आता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है, डेफिनेशन इसको समझ लें कि पहले तो पॉइजन रेशियो का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लें। ये हमने एक बॉडी कंसीडर की है, लेमिना है रेक्टेंगुलर शेप में, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी मोटाई है। तो इसकी तीन डायरेक्शन में तीन भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। क्रमशः हमने इसको एल, बी और टी से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम लंबाई की दिशा में कोई फोर्स लगा देते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में जब वृद्धि होगी उसी के साथ साथ हम ये भी पाते हैं कि इसकी चौड़ाई में कुछ कमी आ गई, क्योंकि जब लंबाई बढ़ेगी तो आयतन तो हमारा इससे कहीं नहीं बढ़ जाएगा। तो आयतन को मेंटेन करने के लिए हमारी चौड़ाई में कुछ कमी आ जाती है और लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से साथ ही साथ मोटाई में भी कुछ कमी आ जाएगी। तो ये हमारी दोनों लेटरल डायरेक्शन है। लंबाई हमारी एक्स अक्ष की दिशा में है और वाई और जेड जो ये दो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन इसकी लेटरल डायरेक्शन कहलाएंगी या ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी इनको हम कह सकते हैं। तो लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसी के लिए पॉइजन ने जो है एक रेशियो निर्धारित किया है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेटरल स्ट्रेन तो ये दोनों कहलाएंगी, चौड़ाई और मोटाई की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी और लॉन्गिट्यूडनल वो जिसमें बल लगा हुआ है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जो कि 1/m के बराबर होता है और अथवा इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इस कांस्टेंट को हम म्यू भी कह सकते हैं अथवा 1/m। 1/m ज़्यादा पॉपुलर है, इसका प्रयोग कम किया जाता है। तो फिलहाल हम केवल 1/m का ही प्रयोग करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन से हम देखते हैं कि लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/m इंटू ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का गुणा इधर कर देंगे। तो फार्मूला हमारा बन गया लेटरल स्ट्रेन बराबर 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले से लेटरल स्ट्रेन कौन कौन सी हैं, डेल्टा बी बटे बी, यानी चौड़ाई में जो स्ट्रेन होगी। तो चौड़ाई की स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, चौड़ाई में कमी बटे प्रारंभिक चौड़ाई, ये मोटाई में कमी यानी डेल्टा टी बटे प्रारंभिक मोटाई। तो ये दोनों हमारी लेटरल स्ट्रेन है। तो इनके मान किसके बराबर होंगे, 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई की दिशा में। तो डेल्टा L/L ये स्ट्रेन हो गया लॉन्गिट्यूडनल, इसका 1/m गुना इन दोनों के मान होंगे। तो ये बराबर भी इतना होगा और डेल्टा T बटे T ये भी हमारा इसके बराबर होगा।
तो इस तरह से हम लेटरल स्ट्रेन की गणना कर लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अब इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को देखिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हम इसी फिगर की हेल्प लेते हैं। इस फिगर में आप देखिए, ये एक हमने पटल लिया था लेमना, जिसमें लंबाई थी, चौड़ाई थी, मोटाई थी। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे ज्ञात होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, L इंटू बी इंटू टी से इसका वॉल्यूम ज्ञात हो जाता है। तो हमने यही फार्मूला लिख लिया, वॉल्यूम V बराबर L B और T। जब भी इसमें कोई प्रतिबल लगाया जाता है या स्ट्रेस लगाया जाता है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी लंबाई वेरिएबल हो जाती है। लंबाई जब बदलती है तो इसकी चौड़ाई में भी परिवर्तन हो जाता है और साथ ही साथ मोटाई में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर L में चेंज किया गया तो B में चेंज आ गया, T में भी चेंज आ गया और टोटल वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। इस तरह से इस फार्मूले में ये 4 पद हैं, V, L, B और T। ये चारों पद जो हैं वेरिएबल हैं, यानी हमको V की वैल्यू जो है एक के भी बदल जाने पर बाकी सभी थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। इनमें कांस्टेंट पद कोई नहीं है, सभी वेरिएबल हैं। तो इस तरह से एक इक्वेशन अगर हमारी इस तरह की है कि V = LBT और ये सारे वेरिएबल हों, तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पार्शियल आंशिक अवकलन बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन जो है ये भी किसी के सापेक्ष हम नहीं कर रहे हैं, ना लंबाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ना चौड़ाई के सापेक्ष कर रहे हैं, निरपेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए निरपेक्ष अवकलन एक्चुअली है क्या, इसको भी समझ ले। जैसे y का है, अगर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो इसको क्या लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं। ये x के सापेक्ष हो गया। अगर हम x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या लिख देते हैं? 1। वैसे क्या होगा? dx/dx, यानी x का अवकलन करेंगे तो dx/dx लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 के बराबर हो गया। तो यानी ये तो हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हम x के सापेक्ष नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि y का अवकलन क्या होगा? dy। x का अवकलन क्या होगा? dx। अगर z है तो z का अवकलन dz हो जाएगा। तो ये हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन विदाउट, मतलब किसी के रेफरेंस में नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं करते, निरपेक्ष करते हैं, इसको निरपेक्ष अवकलन कहेंगे। तो वही हमने अवकलन यहाँ पर कर दिया। अब ये 3 राशियों का प्रोडक्ट है, 3 राशियों का प्रोडक्ट है। इसका अवकलन करने का जो तरीका है, जिन्होंने आंशिक अवकलन पढ़ रखा होगा वे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसको करने का तरीका होता है कि इनमें से किसी एक को वेरिएबल मानते हुए बाकी शेष 2 को कांस्टेंट एज्यूम कर लें पहले। तो पहले हमने L को वेरिएबल मान लिया, BT को एज्यूम कर लिया या कांस्टेंट मान लिया। तो BT कांस्टेंट मानते हुए इसको ऐसे ही लिख दिया और L का हमने आंशिक अवकलन कर दिया, ये डेल्टा L। फिर इसके बाद क्या कि अभी तो हमने L के सापेक्ष L को वेरिएबल माना था, अब अगले स्टेप में B को वेरिएबल मान लीजिए, बाकी दोनों को कांस्टेंट मान लीजिए। तो जब हम B का वेरिएबल मान लेते हैं तो इसका डेल्टा B हो गया और बाकी L इंटू टी ये कांस्टेंट मान लिए, तो T इंटू L। इसके बाद तीसरे पद में हम T को वेरिएबल मान लेते हैं, तो T को वेरिएबल मान ले तो डेल्टा T हो गया और बाकी इसके अलावा जो ये दोनों संख्या हैं इनको ऐसे ही लिख लेंगे, इसे कांस्टेंट मानते हुए। ये के अवकलन करने का प्रोसेस है। ये जब हमने इसका अवकलन कर लिया, इधर V का डेल्टा V लिख लेंगे। फिर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं, यानी इसमें V का भाग लगा देंगे और इसके दाहिने पक्ष में LBT का प्रत्येक पद में भाग लगाएंगे। इसमें हम LBT लगाएंगे भाग, इसमें भी लगाएंगे LB। अब जब देखिए इसमें LBT का भाग लगेगा तो BT से BT कट गया, L नीचे बचेगा, तो ये यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा L/L, यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा B/B और यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा T/T। इस तरह से ये डेल्टा B/B हो गया। अब जरा इसका मतलब समझिए, डेल्टा B/B ये क्या है? हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। डेल्टा L/L क्या है? ये लंबाई की दिशा में स्ट्रेन है। डेल्टा B/B क्या है? ये चौड़ाई की दिशा में स्ट्रेन है, ये मोटाई की दिशा में। तो तीनों दिशाओं में स्ट्रेन का जोड़ जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ये इसका एक ये निष्कर्ष निकला। इस निष्कर्ष को हम शब्दों में भी याद रखेंगे। वो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल स्ट्रेन्स इन
3 डायरेक्शंस, यानी तीनों दिशाओं में, जैसे x दिशा, y दिशा और z दिशा, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उनके जोड़ के बराबर जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। ये हमारा जनरल कंसेप्ट है और हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर स्ट्रेन्स इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस इन ऑल 3 डायरेक्शंस। एक ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन में इसकी इस सरफेस पर एक px प्रतिबल लगा दिया गया, इस पर px लगा दिया गया। ये स्ट्रेस डायरेक्ट दिया हुआ है, स्ट्रेस प्रतिबल दिया हुआ है। तो प्रतिबल ये px लगा हुआ है, y डायरेक्शन में py प्रतिबल लगा हुआ है, z डायरेक्शन में pz प्रतिबल लगा हुआ है। ये तीनों प्रतिबल तीनों अलग अलग दिशाओं में लगे हुए हैं। इनका प्रभाव इस ब्लॉक के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके कारण इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, उसको समझें। अब हम इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। हम x डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन यानी रिजल्टेंट स्ट्रेस, कुल स्ट्रेन कितनी उत्पन्न होगी x डायरेक्शन में, इसको पहले समझें। तो x डायरेक्शन में एक तो ये प्रतिबल लगा हुआ है, इस प्रतिबल के कारण स्ट्रेन डेवलप होगी। तो प्रतिबल से स्ट्रेन कैसे निकलती है, प्रतिबल में यंग मापांक का भाग लगा दें। फिर से यहाँ पर देख लें, हमको ये फार्मूला मालूम होता है, E बराबर P अपॉन स्मॉल e, जिसमें स्ट्रेन अगर हमको निकालनी है तो स्ट्रेन बराबर P स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो P अपॉन E से जो है ये स्ट्रेन ज्ञात हो जाती है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में ये प्रतिबल दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, तो स्ट्रेस अपॉन कैपिटल E कर दीजिए तो ये स्ट्रेन बन जाता है। तो px प्रतिबल के कारण कितना स्ट्रेन उत्पन्न होगा, वो स्ट्रेन हमारा यहाँ पर देख लें, ये px बटे E के बराबर है, px बटे E हो जाएगा। ये तो इस प्रतिबल के कारण हो गया। अब एक दूसरी चीज़ देखिए, y डायरेक्शन में जो प्रतिबल py लगा हुआ है, इसके कारण y डायरेक्शन में तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन क्या इसका इस प्रतिबल का असर x डायरेक्शन पर भी पड़ेगा? हाँ, पड़ता है। अभी पॉइजन रेशियो में पड़ा था। इस प्रतिबल के कारण, जैसे अगर इसकी लंबाई बढ़ती है इस फोर्स के कारण, तो इसके दूसरे डायरेक्शंस में उसकी लंबाई में कमी आती है, और वो जो विकृति होती है दूसरे डायरेक्शन में वो किसके बराबर होती है, 1/m गुना इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, यानी y दिशा में जो प्रतिबल है py बटे E, इस प्रतिबल का 1/m गुना इस पर x पर इसका प्रभाव आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसके कारण लंबाई कमी होगी। ऐसे z डायरेक्शन में जो प्रतिबल pz कार्य कर रहा है, इसके कारण z डायरेक्शन में तो इसका बढ़ेगा, बाकी दोनों डायरेक्शन में कमी आएगी। तो pz बटे E ये हमारा स्ट्रेन है, और इसका 1/m गुना ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, ये x डायरेक्शन में इसका इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से x डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन इन x डायरेक्शन के लिए फार्मूला ये बन गया, px अपॉन E माइनस 1/m इंटू py अपॉन E माइनस 1/m इंटू pz अपॉन E। इसमें एक बात ध्यान रखें कि अगर हमको x डायरेक्शन में निकालना हो तो उसमें 1/m का गुणा नहीं होता है, डायरेक्ट स्ट्रेन px अपॉन E निकालते हैं, और बाकी दोनों डायरेक्शंस के जो स्ट्रेन हैं py अपॉन E, इसमें 1/m का गुणा करके घटा देंगे, और pz अपॉन E में 1/m का गुणा करके घटा देते हैं। तो ये हमारा x डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्ट्रेन जो है प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से सिमिलरली हम y डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो y डायरेक्शन में जब रिजल्टेंट स्ट्रेन लिखेंगे तो y डायरेक्शन में तो py बटे E ये लिखा जाएगा, बाकी दोनों प्रतिबलों के कारण जो लेटरल स्ट्रेन होगी वो याद की जाएगी, 1/m इंटू pz अपॉन E और 1/m इंटू px अपॉन E। ऐसे ही Ez का मान हम निकाल लेंगे, z डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्ट्रेन pz अपॉन E माइनस 1/m px अपॉन E माइनस 1/m py अपॉन E। ये हमको 3 इक्वेशन प्राप्त हो जाती हैं, यानी तीनों दिशाओं में जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गई। इसके बाद हमको मालूम है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर किसके बराबर होती है, Ex प्लस, यानी तीनों दिशाओं में जो स्ट्रेन है उनके जोड़ के बराबर होती है।
तो तीनों दिशाओं में जो स्ट्रेन है उसके जोड़ के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर हम EX प्लस EY प्लस EZ लिख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर। अब हमने EX का ये वाला मान उठा के रख लिया, उतार लिया, इसको और इसको और इसको तीनों मान रख करके फिर इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमको इस तरह से प्राप्त होता है, देखिए जब हम यहाँ पर ये तीनों पद जोड़ रहे हैं तो PX अपॉन E एक तो यहाँ पर है, एक इसमें PX अपॉन E है और एक इसमें PX अपॉन E है। तीनों में से PX अपॉन E कॉमन लेते हुए ये हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से तो 1 बच जाएगा और यहाँ से -1 अपॉन m बचेगा और यहाँ से -1 अपॉन m, तो ये दोनों मिलके -2 अपॉन m हो गए और ये 1 हो गया, तो 1 - 2 अपॉन m ये ब्रैकेट में हो गया और PX अपॉन E। इस तरह से PX अपॉन E का मल्टीपल 1 - 2 अपॉन m हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर। इसी प्रकार से PY अपॉन E का प्रोडक्ट भी 1 - 2 अपॉन m हो जाएगा और PZ अपॉन E का प्रोडक्ट भी 1 - 2 अपॉन m हो जाएगा। बस इन सब में से 1 - 2 अपॉन m फिर से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा PX अपॉन E बच गया प्लस PY अपॉन E बच गया प्लस PZ अपॉन E। ये तीनों स्ट्रेन का जोड़ है इंटू 1 - 2 अपॉन m हो गया। अब इसी फार्मूले में अगर PX बराबर PY बराबर PZ हो, यानी ये तीनों प्रतिबल जो हमने भिन्न भिन्न दर्शाए हुए हैं इस चित्र में, ये भिन्न भिन्न ना हो करके एक ही हों, यानी ये स्मॉल p के बराबर हों, तो इन तीनों के स्थान पर स्मॉल p लिख लीजिए। तो ये P अपॉन E, P अपॉन E, P अपॉन E, ये 3P अपॉन E बन गया, 3P अपॉन E हो गया और ये तो 1 - 2 बाई m रहेगा ही। बस ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई EB बराबर 3E, इसको स्मॉल e भी लिख सकते हैं या P अपॉन E ही बना रहने दें, यानी एक ये फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये P अपॉन E ये भी स्ट्रेन है और ये इसी के डायरेक्ट सिंबल यहाँ स्ट्रेन लिख दिया, तो ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाता है। रेक्टेंगुलर लेमना के केस में अगर इसके प्रत्येक फलक पर अलग अलग प्रतिबल कार्य कर रहे हों तब ये डेरिवेशन आता है, और अगर समान प्रतिबल कार्य कर रहा हो तो ये फार्मूला, अगर एक ही प्रतिबल कार्य कर रहा हो तो ये फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन का एलिमेंट्री टॉपिक है, बेसिक जानकारी कंप्लीट हुई। थैंक यू।